नमस्कार, इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं सबसे पहले शुरुआत हेडलाइंस के साथ। फिर जागा कांग्रेस का चीन प्रेम, सैम पित्रोदा ने चीन को लेकर दिया विवादित बयान। भाजपा ने साधा निशाना, कहा कांग्रेस पार्टी के चीन के साथ हुए करार का सैम पित्रोदा दिन दहाड़े कर रहे हैं इजहार। कांग्रेस ने पित्रोदा के बयान से किया किनारा। नई शिक्षा नीति पर तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के आरोपों पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पलटवार। कहा तमिल छात्रों पर हिंदी या अन्य भाषा में पढ़ने का कोई दबाव नहीं, शिक्षा पर राजनीति करने को बताया गलत। दिल्ली में शपथ ग्रहण को लेकर भाजपा की हुई बैठक, 19 तारीख को नए मुख्यमंत्री के नाम पर लगेगी मुहर। 20 फरवरी को शपथ लेने की संभावना। रामलीला मैदान में तैयारियां शुरू। महाकुंभ में बढ़ती भीड़ के मद्देनजर रेल मंत्रालय का बड़ा फैसला। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री बंद। भीड़ नियंत्रण के लिए 60 स्टेशन पर बनेगा परमानेंट होल्डिंग एरिया। यूक्रेन के साथ चल रहे संघर्ष पर बातचीत के लिए रूस तैयार। सऊदी अरब में होगी क्रेमलिन और अमेरिकी अधिकारियों की बैठक। जेलेंस्की ने कहा बैठक में हिस्सा नहीं लेगा यूक्रेन। तो आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने सैम पित्रोदा के विवादित बयान पर निशाना साधते हुए कहा है कि इस तरह के बयान भारत की अस्मिता, कूटनीति और भारत की संप्रभुता पर बहुत गहरा आघात है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश के खिलाफ लगातार ऐसे बयान देना कांग्रेस और इनके नेताओं की मानसिकता को दर्शाते हैं। इस प्रकार की बात सैम पित्रोदा जी ने कही है, वो भारत की अस्मिता, भारत की कूटनीति और भारत की संप्रभुता पर बहुत गहरा आघात है। उन्होंने इस प्रकार की बात कही कि चीन के साथ तो किसी प्रकार का विवाद ही नहीं है, जैसे भारत ही अग्रसर की भूमिका में, यानी आक्रामक मुद्रा लिए हुए। और ये कोई उनका अलग बयान नहीं है। ये ओवरसीज कांग्रेस के चीफ है, यानी समुद्र पारी कांग्रेस के प्रमुख हैं। अब समुद्र पार से तो सोरस के सुर भी कांग्रेस के साथ मिलते हुए नजर आते हैं, परंतु यहां पर एक बहुत गंभीर बात है कि जो कुछ सैम पित्रोदा ने कहा है, यह कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है। और भाजपा नेता ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विदेशियों के साथ संबंध और चुनाव में विदेशी फंडिंग पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया और पूछा कि ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो भारत के चुनाव को प्रभावित करती हैं। आज हम साफ साफ पूछना चाहते हैं कि भारत के इलेक्शन प्रोसेस, जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर यह है कि 2020 में आप याद करिए, जब अमेरिका में चुनावी प्रक्रिया को लेकर अनेक प्रकार के प्रश्न उठे थे, तो भारत की चुनावी प्रक्रिया की तारीफ की गई थी कि जो इलेक्शन वोटर सिस्टम हमारे यहाँ है, वोटर आईडी कार्ड वाला, वो उनके यहाँ होना चाहिए। परंतु ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत में इस प्रकार चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने, परिवर्तित करने या उसके अंदर कोई समस्या उत्पन्न करने के हेतु से आर्थिक अनुदान पाती हुई दिखाई पड़ रही थी। यह बहुत गहरा संदेह हमारे मन में उत्पन्न होता है। और दिल्ली में अगले सीएम पर सस्पेंस के बीच दिल्ली बीजेपी की बैठक हुई। विनोद तावड़े और वीरेंद्र सचदेवा इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक के दौरान शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों पर चर्चा हुई। इसके अलावा कार्यक्रम को लेकर विभिन्न जिम्मेदारियों पर भी चर्चा हुई। इस बीच अटकलें हैं कि बीजेपी विधायक दल की बैठक 19 फरवरी को और शपथ ग्रहण समारोह 20 फरवरी को होने की संभावना है। इस बीच एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक भी 20 फरवरी को दिल्ली में होगी, जिसके बाद एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली के नए सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे।
और दिल्ली के रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी शुरू हो चुकी है। दिल्ली में 20 फरवरी को मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का समारोह होगा। दिल्ली में भाजपा के 27 साल के बाद सत्ता में वापस आने के बाद भव्य तैयारियां की जा रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं समेत दिल्ली की जनता भी इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा रहेगी। रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की खास तैयारियों का जायजा लिया डीडी न्यूज संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात पर भले ही अभी सस्पेंस बना हुआ हो और संभावित 19 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नए सीएम के नाम का ऐलान किया जाएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि 20 फरवरी को जो शपथ ग्रहण की तारीख है वो तय हो गई है और जगह भी तय हो गई है जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होना है और वहां पर तैयारियां शुरू हो गई है। आप देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान पर, जहां पर शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू हो गई है। 27 वर्ष बाद बीजेपी की दिल्ली में शानदार वापसी हुई है, लिहाजा रामलीला मैदान को चुना गया है भव्य शपथ ग्रहण समारोह के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है और साथ ही साथ बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और दिल्ली की जनता मौजूद रहेगी। इसीलिए रामलीला मैदान को चुना गया है। तमाम वीवीआईपी मौजूद होंगे और मौजूद होगी दिल्ली की जनता। तो भले ही अभी सस्पेंस बरकरार है कि कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, लेकिन जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होना है वहां तैयारियां शुरू हो चुकी हैं दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में। कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और दिल्ली के अपर मुख्य सचिव नवीन कुमार चौधरी ने यमुना सफाई का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि यमुना नदी की सफाई का कार्य मिशन मोड पर किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि लक्ष्य है कि अगले 3 वर्षों से पहले सफाई का काम पूरा कर लिया जाए। सफाई के लिए अत्याधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। यमुना की सफाई के लिए हाईएस्ट लेवल पे कमिटमेंट्स किए गए हैं। एसडी साहब खुद मीडिया में इस पर बात कर चुके हैं। यमुना की सफाई 3 साल में पूरी की जाएगी। दिसंबर 2027 हमारा आउटर डेडलाइन होगा और हमें कॉन्फिडेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्फिडेंस है कि हम इसको दिसंबर 2027 से पहले पूरा कर लेंगे। हमें 3-4 काम करने होंगे इसके लिए। एक तो जो आप अभी देख रहे हैं 7 बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, जो यमुना में जितना भी सॉलिड वेस्ट है, कचरा हो गया, लकड़ी के सामान हो गए, पूजा सामग्रियाँ हो गई, वीड्स निकल आए हैं, जंगल निकल आए हैं, जलकुंभियाँ हैं, उनको निकाल रही हैं, बाहर कर रही हैं। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मुंबई में एमएसएमई के लिए पारस्परिक ऋण गारंटी योजना शुरू की। इसकी घोषणा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई थी। ये योजना संयंत्र, मशीनरी या उपकरण की खरीद के लिए 100 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान करके एमएसएमई को संपार्श्विक मुक्त ऋण की सुविधा प्रदान करती है। इस योजना का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने एमएसएमई स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। इस योजना से एमएसएमई के लिए ऋण की आसान उपलब्धता की सुविधा मिलने और देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 3 बजट्स में एमएसएमई को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें मौजूदा बजट में सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋण भी शामिल है। Budgets have been doing various things to improve the business environment for MSMEs. Even in July budget, we had announced that we will come up with a guarantee which at a personal level the MSMEs can take, and also a term loan which will be given, which has never been provided for MSMEs. Earlier they used to get, and which they continue to get, the working capital assistance. And also this time we have given a guaranteed, a government guaranteed loan up to 100 crores, 60% of which will be guaranteed. So there are immense lot of steps taken over the last few years, but this year particularly the extent to which government guarantee also goes to strengthen it will make a big difference to MSMEs.
और इस मौके पर आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने कहा कि सहकारी बैंकिंग क्षेत्र आरबीआई की निगरानी में अच्छी तरह से विनियमित है। उन्होंने क्षेत्र की समग्र स्थिति को मजबूत करार दिया। उन्होंने कहा कि किसी एक इकाई में संकट आने से किसी को भी पूरे क्षेत्र पर संदेह नहीं करना चाहिए। दोषी इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई करना नियामक का काम है। आरबीआई का जो इसमें रेगुलेशन है पहले वर्षों में पहले नहीं होता था, अभी आरबीआई के रेगुलेशन में है। और जो भी अपना अकाउंट खोलना चाहता है, आज भी पूरे देश में जो कोऑपरेटिव बैंक हैं वो सुदृढ़ व्यवस्था में है। किसी में अगर कोई कमजोरी आती है तो रेगुलेटर का काम ही होता है कि जिसमें अगर कोई भी कुछ कमजोरी आई है उसके ऊपर रेगुलेटरी एक्शन लिया जाए। लेकिन एक बैंक के एक्शन से पूरे सेक्टर के बारे में निर्णय लेना वो सही नहीं है। विभिन्न राज्यों में विभिन्न कोऑपरेटिव बैंक, विभिन्न स्तर के बैंक बड़ी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। उसके बारे में कहीं पर भी छोटा सा भी संशय नहीं होना चाहिए। इट इज ए वेल रेगुलेटेड सेक्टर नाउ। इस बात को हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप अक्सर अपने वाहन के लिए फ्यूल भरने से थक गए हैं? कुशलतापूर्वक ड्राइविंग ही एकमात्र रास्ता है। अपने आगे के ट्रैफिक का ध्यान रखकर ईंधन की लागत बचाएं ताकि आप गाड़ी को धीमी कर सकें। गाड़ी चलाने की गति प्रति घंटे 55 किलोमीटर से कम बनाए रखें। सही गियर और क्लच का इस्तेमाल करें। एयर कंडीशनर का कम इस्तेमाल करें। लाल बत्ती पर अपने वाहन को बंद कर दें। होशियारी से ड्राइव करें और अपनी बचत को बढ़ाएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और तमिलनाडु में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 3 भाषा नीति को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा करने के लिए हमें एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वो सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हिंदी भाषा पर जोर दिया गया है। तमिल हमारी सभ्यता की एक प्राचीन भाषा है, लेकिन अगर तमिलनाडु के छात्र कई भाषाएं सीखेंगे तो इसमें गलत क्या है? दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने रविवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था। स्टालिन ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कथित तौर पर यह रुख अपनाया है कि जब तक तमिलनाडु राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 3 भाषा फॉर्मूले को स्वीकार नहीं कर लेता है, तब तक केंद्र सरकार की तरफ से उसे फंड नहीं दिया जाएगा। To create a competition among the students, to create a level playing field, we have to come to a common platform. NEP is the new aspirational common platform. Regarding language, I respect all the language. This NEP envisioned by Honorable Prime Minister Modi is giving emphasis to mother tongue. Tamil is one among the oldest language of our civilization. But what is wrong if a student in Tamil Nadu will learn multilingual, come to the multilingual aspect in his study? It can be Tamil, it can be English, it can be a other Indian language. There is no imposition of any Hindi or any language on them. Some friends in Tamil Nadu are doing politics, but certainly Government of India is committed to implement NEP, and there are certain conditions with NEP. और केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति से लोगों का ध्यान भटकाने और भाषा के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं है, बल्कि ये डीएमके का पुराना हथकंडा है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में कोई भी हिंदी को जबरन नहीं थोप रहा है और जो लोग इसे सीखना चाहते हैं उन्हें बिना किसी आपत्ति के ऐसा करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। मुरुगन ने डीएमके की आलोचना करते हुए कहा कि पार्टी सामाजिक न्याय की बात करती है लेकिन उसका पालन नहीं करती। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक स्तर पर तमिल को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार तमिल भाषा के प्रोत्साहन के लिए विभिन्न कॉलेजेस और विभागों में नए पदों का सृजन कर रही है ताकि देश भर के छात्र इस प्राचीन भाषा का अध्ययन कर सकें। और अब बात दिव्य भव्य महाकुंभ की।
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की घटना के बाद से रेलवे प्रशासन ने प्रबंधन के तरीकों में थोड़ा बदलाव किया है। उत्तर रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय ने जानकारी देते हुए कहा कि वाणिज्यिक और आरपीएफ के कर्मचारियों को बेहतर तरीके से तैनाती के जरिए और बेहतर तरीके से काम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। दुखद हादसे के बाद हम लोगों ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रबंधन के तरीके में थोड़ा बदलाव किया है। पीक ट्रैफिक आवर होता है शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक का, तो इस दौरान अगले एक हफ्ते के लिए, एक सप्ताह के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद की गई है ताकि हम भीड़ प्रबंधन अच्छे तरीके से कर सकें। प्लेटफॉर्म पर आवश्यक लोग ही जाएं। यदि कोई अपने घर के दिव्यांगजनों या वृद्धजनों को स्टेशन पर छोड़ने, ट्रेन पे बैठालने आ रहा है तो उसे प्लेटफॉर्म टिकट मिलता रहेगा। इसके अलावा हम लोग अभी जब कभी इस तरह का सर्ज आएगा, अचानक से भीड़ आएगी, उस दौरान रेगुलेटेड एंट्री एनफोर्स करेंगे। और जल में योग का प्रयोग संगम तट पर महाकुंभ क्षेत्र में श्रद्धालु त्रिवेणी में स्नान का पुण्य ही नहीं अर्जित कर रहे हैं बल्कि योग के विभिन्न आयाम से भी परिचित हो रहे हैं। योगी कमलेश्वर जी एक ऐसे ही योगाचार्य हैं जो महाकुंभ में बच्चों को योग प्रशिक्षित देकर निरोग रहने की प्रेरणा दे रहे हैं। योगी कमलेश्वर इन बच्चों और युवाओं को योग के जरिए नशा मुक्त जीवन का प्रशिक्षण दे रहे हैं। इनके योग प्रशिक्षण और जल में शीर्षासन को समझा हमारे सहयोगी आशुतोष शुक्ला ने। सनातन धर्म में आस्था के विविध रूप हैं। इन आस्था में केवल संगम में स्नान ही नहीं है बल्कि मोक्ष प्राप्ति या जीवन को शुद्धता के साथ जीने के लिए विभिन्न प्रकार के आयाम हैं। वो नागा पंथ है, अघोर पंथ है, तमाम तरह के इसमें शैव वैष्णव। लेकिन वर्तमान समय में जिस तरह से योग का प्रचलन हुआ है शरीर को निरोगी रखने के लिए, उस योग का यहाँ पर आप प्रयोग देख सकते हैं। किस तरह से संगम तट पर लोगों को योग के विविध आयाम जो है सिखाए जा रहे हैं, खास तौर पर उन बच्चों को जो आगे की पीढ़ी का भविष्य है, देश का भविष्य है, जो अस्पताल और दवाओं से मुक्त होकर के योग में विश्वास रखते हैं। और निस्संदेह यह योग जो है लोगों को निरोगी बनाता है। हमारे साथ यहाँ पर शीर्षासन की मुद्रा में है योगी कमलेश्वर जी। हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि यह योग का कौन सा रूप है और योग के किन रूपों का ये प्रयोग करते हैं। कमलेश्वर जी महाराज, योग को लेकर के क्या आप इन बच्चों को सिखा रहे हैं, किस तरह से योग करते हैं, क्या कुछ है बताएंगे। देखिए सर, योग आज के समय में सभी की आवश्यकता है। योगा चित्तवृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों को समूल तरीके से नष्ट कर देना, उसे योग कहते हैं। आजकल की युवा पीढ़ी नशे की ओर जा रही है। हम ये चाहते हैं कि हम महादेव के भक्त हैं, योगी हमारे गुरुदेव ने हमें नाम दिया है। हम छोटे छोटे बच्चों से लेकर युवाओं तक, बड़े बुजुर्गों तक योग का संदेश देंगे ताकि वो नशे से न जुड़कर योग का नशे से जुड़ जाए। योग का नशा उनके ऊपर इतना चढ़ जाए कि वे योगमय जीवन जिए। प्रथम योगी कहा गया है भगवान शंकर को। शंकर की जटाओं से गंगा निकलती हैं और वही गंगा आज मोक्षदायिनी होकर के संपूर्ण भारत, संपूर्ण दुनिया को संदेश दे रही है। दिनेश कुमार सिंह के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज, प्रयागराज। और उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र से पहले विधानसभा में सर्वदलीय बैठक की गई। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, विधान परिषद सभापति कुंवर मानवेंद्र प्रताप सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित विभिन्न विपक्षी दलों के नेता इस बैठक में शामिल हुए। विधान परिषद के सभापति मानवेंद्र सिंह ने कहा कि सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों का सहयोग आवश्यक है। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। अपनी धरती को हमेशा हरा भरा रखना हमारे हाथ में ही है, इसलिए मैं अपने कार के लिए CBG ही पसंद करता हूँ। ये अपशिष्ट पदार्थों से बनी कंप्रेस्ड बायोगैस है। ये एक अत्यधिक कुशल रिन्यूएबल रिसोर्स है जिसने कार्बन उत्सर्जन को कम कर दिया है। कम कार्बन उत्सर्जन का अर्थ है ग्रह पर कम हानिकारक प्रभाव पड़ना। CBG का उपयोग करें, ये स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है
पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब बात वाराणसी में चल रहे काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण की। धर्म और संस्कृति की नगरी वाराणसी के नमो घाट पर काशी तमिल संगमम का 10 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में काशी और तमिल की शिक्षा और संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। इसी क्रम में घाट पर लगे स्टॉल काशी और तमिल के संबंधों को सांस्कृतिक व चित्रों के माध्यम से काफी मजबूती प्रदान कर रहे हैं। काशी और तमिल के प्राचीन संबंधों को अगस्त्य ऋषि के द्वारा कैसे स्थापित किया गया था, उसकी एक झलक चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से देखने को मिली। इसका मूल उद्देश्य जो मोदी जी के कहने का जो सिद्धांत होता है, उसके पीछे का उद्देश्य यही है कि काशी और दक्षिणी कोने में रहने वाले तमिल, इन दोनों के बीच का जो संबंध है उसी को प्रकट करते हुए उत्तर और दक्षिण को जोड़ करके उत्तरी संस्कृति और दक्षिणी संस्कृति, खास करके तमिल संस्कृति, दोनों को एक साथ पास ला करके संपूर्ण भारत को, जैसे उन्होंने कहा एक भारत श्रेष्ठ भारत, उस उद्देश्य को पूर्ण करना इसका मेन उद्देश्य है। काशी तमिल संगमम के बाद दिल्ली की सियासत की भी बात कर लेते हैं। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस वार्ता करके आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि दूसरों पर आरोप लगाने वाले आतिशी को पहले अपने बारे में और अपनी पार्टी के बारे में सच बोलना चाहिए। आतिशी विधायक तो बन गई है, लेकिन विपक्ष के नेता के तौर पर खुद उनकी पार्टी के लोग उनका समर्थन नहीं करेंगे। दरअसल आतिशी ने आरोप लगाया था कि 10 दिनों के बाद भी मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं कर पाई है बीजेपी। आम आदमी पार्टी 5 महीने तुम्हारा मुख्यमंत्री जेल में रहा, उस समय दिल्ली को बताया था कौन है मुख्यमंत्री। आतिशी मान लेना आपके पास कुछ बचा नहीं है कहने को, क्योंकि किस्मत से आप विधायक तो दोबारा बन गई हैं, पर आपकी पार्टी के लोग ही आपको नेता प्रतिपक्ष मानने को तैयार नहीं। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा आएगा, सरकार का गठन होगा, उसके बाद आप लोगों के पास इतना काम रहने वाला है कि आप लोग सर खुजाने की फुर्सत नहीं ढूंढ पाओगे। जो चोरी आपने की है, जो जनता को धोखा आपने दिया है, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और असम विधानसभा का सत्र पहली बार गुवाहाटी से बाहर आयोजित किया जा रहा है। ये एक ऐतिहासिक कदम है। बजट सत्र का पहला दिन कोकराझार के बीटीसी विधानसभा में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के अभिभाषण के बाद आयोजित किया गया। विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन की कार्यवाही हुई। बजट सत्र के पहले दिन परंपरागत रूप से दिया जाने वाला राज्यपाल का अभिभाषण एक प्रमुख आकर्षण रहा। राज्य के इतिहास में यह पहला मौका है जब दिसपुर के बाहर बजट सत्र आयोजित किया गया है। बजट सत्र का शेष भाग गुवाहाटी में स्थायी विधानसभा भवन में आयोजित किया जाएगा। कोकराझार में असम की विधानसभा की ऐतिहासिक बैठक में भाग लेने के लिए सभी मंत्रियों का कोकराझार में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बोडो समुदाय को सशक्त बनाने और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया था। इसके अलावा उन्होंने कोकराझार की अपनी यात्रा को भी याद किया, जहां उन्होंने क्षेत्र की जीवंत बोडो संस्कृति का अनुभव किया था। आज पहली बार आसाम विधानसभा का अधिवेशन आसाम विधानसभा के बाहर कोकराझार बीटीसी के विधानसभा में हो रहा है। ये एक बहुत सुंदर पहल है और इससे कई वर्षों से अशांति अंचल शांति की ओर जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो दिल्ली सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से इस क्षेत्र में शांति आई है। ये शांति स्थायी शांति हो, चिरस्थायी शांति हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और नई दिल्ली में 55वां सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ और सीमा रक्षक बांग्लादेश महानिदेशक
BGB यानी बांग्लादेश गार्ड्स स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 2025 का आयोजन हो रहा है। इसे 17 से 20 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। इसी क्रम में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर BSF के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने बांग्लादेश के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया, जिसमें मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुज्जमा सिद्दीकी, OSP, BSP, SUP, BGBM, NDC, PSC, MPhil, DG, BGB शामिल रहे। बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के ये अधिकारी हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य सीमा संबंधी मुद्दों पर चर्चा और दोनों सीमा सुरक्षा बलों के बीच बेहतर समन्वय बनाना है। सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बांग्लादेश प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व DG, BGB कर रहे हैं। और लंबे समय से यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के खत्म होने के आसार नजर आने लगे हैं। रूस बातचीत के लिए तैयार हो गया है। क्रेमलिन का कहना है कि शीर्ष रूसी अधिकारी मंगलवार को सऊदी अरब में अमेरिका के साथ संबंधों को बहाल करने और यूक्रेन में युद्ध के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि दोनों पक्ष रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बैठक की तैयारियों पर भी बातचीत करेंगे। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उनका देश युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से इस सप्ताह होने वाली अमेरिका रूस वार्ता में शामिल नहीं होगा। ज़ेलेंस्की ने कहा कि जब तक वार्ता में यूक्रेन शामिल नहीं होगा तो वो इसके परिणामों को भी स्वीकार नहीं करेगा। ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनकी सरकार को सऊदी अरब में मंगलवार को होने वाली वार्ता में आमंत्रित नहीं किया गया है। तो इस समाचार बुलेटिन पे बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए आज इजाजत। नमस्कार।